उसी को देखते हुए पंजाबी समुदाय से दोबारा रिपीट हुआ। पहले गौतम सरधाना को जब हिसार नगर निगम बना और पहला चुनाव हुआ तो गौतम सरधाना को वहां भाजपा ने टिकट 2019 का भी विधानसभा चुनाव रामनिवास राणा लड़े थे और 2024 का भी कृष्ण सिंगला को टिकट दिया है मेयर पद का। तो ये कृष्ण सिंगला का बारे में थोड़ा सा जानकारी दर्शकों को बताइए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके पुराने ताल्लुकात हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनकी पैरवी की होगी। यदि समुदाय बेसिस वोट देखा जाए तो उनका जो ज्यादा वोट सैनी कम्युनिटी से आने की संभावना है, जो कि पहले भी उन्हें मिलता रहा है। 9-10 महीने का जो बीच में एक बार मंत्रिमंडल में बदलाव भी हुआ था, तो वो मंत्री बनने के लिए प्रयासरत रहे, परंतु अब विधायक ही नहीं बन पाए तो मंत्री किस प्रकार बनते। हरियाणा में नगर निगमों के चुनाव अब स्पीड पकड़ने लग गए हैं। नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। आज हम बात करेंगे हिसार नगर निगम की और हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक जोगिंदर कथुरिया। कथुरिया साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ कि हिसार नगर निगम की क्या स्थिति है, वहाँ पे कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है? देखिए, हिसार में कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास ही लंबी फहरिस्त थी टिकट मांगने वालों की। वहाँ सैनी समुदाय और पंजाबी समुदाय में से टिकट मिलने की भाजपा की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखाई देती थी और उसी को देखते हुए पंजाबी समुदाय से दोबारा रिपीट हुआ। पहले गौतम सरधाना को जब हिसार नगर निगम बना और पहला चुनाव हुआ तो गौतम सरधाना को वहाँ भाजपा ने टिकट दी। भाजपा अपनी रणनीति के अनुसार ही, जो एक सेट रणनीति है, यदि वहाँ बनिया विधायक होगा तो वहाँ पंजाबी प्रत्याशी या गैर बनिया प्रत्याशी पर दांव खेला जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पंजाबी समुदाय के वोट हैं हिसार नगर निगम में। हिसार नगर निगम में 4 विधानसभाओं का क्षेत्र सम्मिलित है। प्रॉपर पूरी तो हिसार विधानसभा, उसके बाद जो कुछ एरिया नलवा विधानसभा का, कुछ एरिया आदमपुर विधानसभा का और कुछ एरिया जो अपने हांसी रोड का कुछ एरिया बरवाला विधानसभा का भी सम्मिलित है। तो 4 विधानसभाओं का क्षेत्र सम्मिलित है। हिसार विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ बनिया समुदाय, वैश्य समुदाय की तादाद अधिक रहती है। जब हिसार नगर निगम की बात की जाए तो पंजाबी समुदाय की तादाद बढ़कर बनिया समुदाय से आगे निकल जाती है। मतलब लगभग दोनों समुदायों के मिलाकर 1 लाख के करीब वोट्स हैं, बनिया और पंजाबी। अच्छा, भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पोपली जो हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है? राजनीतिक है या और कोई पृष्ठभूमि है? वैसे प्रॉपर राजनीतिक पृष्ठभूमि तो नहीं है। आज तक सक्रिय राजनीति मेरे ख्याल इनका परिवार नहीं रहा। इनके पिताजी आरएसएस से जुड़े हुए थे। शायद इनके पिताजी का नाम रामस्वरूप पोपली जी आरएसएस से जुड़े हुए थे और जो प्रवीण पोपली जी भाजपा के जिला महामंत्री रहे हैं। पिछली बार भी टिकट की दौड़ में थे, फिर विधानसभा में भी टिकट मांग रहे थे, परंतु बनिया समुदाय की तादाद ज़्यादा होने के कारण और एक सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला भाजपा का होने के कारण कि कुछ वैश्य समुदाय से और कुछ पंजाबी समुदाय से चाहे प्रत्याशी जरूर उतारने हैं, तो हिसार में लगातार भाजपा और कांग्रेस ज़्यादातर बनिया समुदाय पर दांव खेलती आई है। वहाँ सैनी समुदाय की भी तादाद अच्छी खासी है, लगभग 25,000 के करीब सैनी समुदाय के वोट। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी है, इनका फायदा मिलेगा काफ़ी। इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ प्रवीण पोपली का नामांकन दाखिल करने गए। उसके 2 कारण, एक तो सैनी समुदाय की तादाद अच्छी खासी, वहाँ से सैनी समुदाय से विधायक भी रहे हैं, और एक दूसरा मुख्य कारण कि जो कांग्रेस के लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ते आए रामनिवास राणा सैनी समुदाय से बिलोंग करते हैं और उनका वहाँ चुनाव लड़ने का इरादा था। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों से ही टिकट
के लिए अप्लाई तो ये किया जो था। रामनिवास है ये तो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ चुके ना? 2 बार 2019 का भी विधानसभा चुनाव रामनिवास राणा लड़े थे और 2024 का भी चुनाव तो रामनिवास ये राणा। कौन से बड़े नेता के गुट से संबंध रखते हैं रामनिवास? देखिए, रामनिवास राणा कुमारी शैलजा जी के बहुत करीबी हैं और पहले पुराने समय में इनकी जो नज़दीकियां हैं जिंदल परिवार से भी अच्छे संबंध रहे हैं। अभी वहाँ जो राजनीति का खेल चला, तो विधानसभा चुनाव में इनको कितने वोट मिले? अच्छे खासे वोट प्राप्त किए हैं उन्होंने। दोनों बार 30,000 के करीब वोट प्राप्त किए विधानसभा में। तीसरे नंबर पर रहे ये। मेरे हिसाब से तो रामनिवास राणा दूसरे स्थान पर रहे हैं। वहाँ कमल गुप्ता तीसरे स्थान पर खिसक गए थे जो भाजपा के प्रत्याशी थे। इस बार भी दूसरे स्थान पर रहे हैं, पिछली बार भी दूसरे स्थान पर रहे हैं। पिछली बार उनका जो सीधा मुकाबला कमल गुप्ता से था, इस बार उनका सीधा तिकोना मुकाबला मुकाबला था। तिकोना मुकाबला में कमल गुप्ता पिछड़े हैं, रामनिवास राणा दूसरे स्थान पर रहे हैं और पहले स्थान पर यहाँ जो एशिया की सबसे अमीर महिला हैं सवित्री जिंदल रही। अच्छा, कांग्रेस ने इस बार कृष्ण सिंगला को टिकट दिया है मेयर पद का, तो ये कृष्ण सिंगला का बारे में थोड़ा सा जानकारी दर्शकों को बताइए। देखिए, कृष्ण सिंगला ने लगभग 80 के दशक में अपनी राजनीति शुरुआत की, पार्षद पद से अपनी राजनीति की शुरुआत की। 3 बार वो हिसार नगर परिषद के चेयरपर्सन रहे हैं। हिसार में उन्हें टीटू के नाम से जाना जाता है, उनका निक नेम टीटू है और बनिया समुदाय से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर यदि भाजपा ने पंजाबी समुदाय पर दांव खेला तो कांग्रेस ने बनिया समुदाय पर दांव खेला। हर तरह की राजनीतिक तिकड़मबाजी को अच्छी तरह से बखूबी समझते हैं कृष्ण सिंगला और जो जिंदल परिवार के वोटों को साधने के लिए यहाँ पर कांग्रेस ने बनिया समुदाय के प्रत्याशी पर दांव खेला है। इनको टिकट दिलाने में किस नेता की भूमिका रही है? देखिए, वो स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही नज़दीकियों में माने जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके पुराने ताल्लुकात हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनकी पैरवी की होगी, तभी तो आसानी से टिकट मिल गई। हालांकि जो शुरुआत ये कंफर्म लग रहा था कि यहाँ बनिया समुदाय से प्रत्याशी आएगा जो मेयर पद के लिए, पर मुझे लग रहा था कहीं बजरंग दास गरग पर ना दांव खेला जाए। बड़ा चेहरा है बनिया समुदाय में कांग्रेस के पास और दोनों ही गुटों में अच्छे ताल्लुकात हैं। विधानसभा की टिकट से वंचित रह गए थे, परंतु जो मेरे पास इनपुट निकल कर आई, बजरंग दास गरग स्वयं भी मेयर की टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। वो किसी पंजाबी समुदाय के चेहरे पर दांव खेलना चाहते थे, परंतु उनकी रणनीति यहाँ विफल हो गई कि यहाँ भाजपा ने पहले ही पंजाबी समुदाय से अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो आप क्या मानते हैं, वहाँ पे तिकोना मुकाबला होगा या बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला रहेगा? देखिए, मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहेगा। रामनिवास राणा कितने वोट ले पाते हैं, जितने ज़्यादा वोट ले पाते हैं, आज की डेट में जो सैनी समुदाय का वोट है वो भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, क्योंकि ओबीसी चेहरा और सैनी समुदाय से मुख्यमंत्री होने के कारण सैनी समुदाय का बहुत बड़ा जो वोटर है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया है। यदि रामनिवास राणा और जो ये छोटा चुनाव होता है वो जाति आधारित ज़्यादा चुनाव होता है, यदि रामनिवास राणा सैनी समुदाय में अच्छे खासे वोट लेते हैं तो भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है। वैसे जोरदार मुकाबला रहने वाला है कांग्रेस और रामनिवास जितना वोट ज़्यादा लेगा तो वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा या बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस में जिन लोगों से उनके डायरेक्ट रिलेशन है वहाँ तो वो कांग्रेस में भी वोट लेंगे। यदि समुदाय बेसिस वोट देखा जाए तो उनका जो ज़्यादा वोट सैनी कम्युनिटी से आने की संभावना है, जो कि पहले भी उन्हें मिलता रहा है। तो अगर उनको सैनी समाज का वोट कुछ लेना में सफल हो गए तो बीजेपी को नुकसान पहुँचाएंगे? बीजेपी को इस चीज़ का नुकसान हो सकता है, परंतु मुझे लगता है बीजेपी बहुत ही सधी हुई रणनीति से काम करती है। जिस प्रकार पिछली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर रोहतक और करनाल नगर निगम में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, यदि आपने पंजाबी प्रत्याशी को देखकर वोट देना है तो मैं भी पंजाबी मुख्यमंत्री हूँ, आप मुझे देखकर वोट कर सकते हैं। इसी प्रकार का दांव
भाजपा पानीपत और हिसार में खेल सकती है। नायब सिंह सैनी बोल सकते हैं यदि आपने सैनी प्रत्याशी को देखकर वोट देना है तो मैं सीएम हूँ, मुझे देखो, मुझे देखकर वोट कर सकते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट विधायक है सावित्री जिंदल, जो देश की सबसे अमीर महिला भी है, और वो हालांकि बीजेपी का उन्होंने समर्थन दे दिया था विधायक बनने के बाद। उनका झुकाव अभी तक किसके साथ है? देखिए, वो शकुंतला राजलीवाला को टिकट की पैरवी कर रही थी बीजेपी से जी। परंतु उनके जो समर्थक हैं शकुंतला राजलीवाला, उनको टिकट नहीं मिल पाई। तो मुझे लगता है कि वो शायद न्यूट्रल भूमिका भी निभाएं, क्योंकि जो बनिया समुदाय लगातार उनका वोटर रहा है, बनिया समुदाय से ही मेयर पद का प्रत्याशी है कांग्रेस से। यदि वो उनका विरोध करेंगे तो उन्हें भविष्य में बनिया समुदाय में राजनीतिक नुकसान हो सकता है। राजनीतिक नुकसान। इसलिए मुझे लगता है कि जो उनकी भूमिका होगी वो न्यूट्रल ही रहनी, साइलेंट। अभी तक कुछ ज्यादा दिखाई दिया नहीं। वैसे समाज के जो वोट है वो उनसे खिसके ना, उनसे नाराजगी ना, उनसे जुड़े रहे जी। और वहाँ पे कुलदीप बिश्नोई का क्या? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जो आदमपुर चुनाव के नतीजों के बाद बिल्कुल साइलेंट मोड में है, ज़्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दिए, और मुझे लगता है कि उनकी जो राजनीति है वो धरातल में जा चुकी है। लगातार उनकी राजनीति नीचे की ओर जा रही है। कभी वो हरियाणा में अपने को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते थे, इस बार उन्हें विधायक बनने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगली बार नहीं, विधायक बने ही नहीं, उनके पुत्र जो है पहली बार भव्य बिश्नोई ने चुनाव लड़ा। पहली बार जो उपचुनाव हुआ आदमपुर का, उसमें तिगड़मबाजी करके वे जैसे तैसे बीजेपी ने मनोहर लाल जब सीएम थे तो उन्होंने पूरी ताकत झोंकनी पड़ी चुनाव में, चुनाव जीते जयप्रकाश जेपी के विरुद्ध 13 से 14,000 वोटों के बीच में। अब दूसरी बार आईएएस चंद्र प्रकाश, जो पूर्व में राज्यसभा सांसद होते थे, रामजी लाल के उनके भतीजे हैं, और रामजी लाल को राजनीति में लाने वाले ही भजन लाल थे, और उन्हीं के हाथों ने इस बार पटकनी खानी पड़ी। ये कह सकते हैं कि भजन लाल परिवार का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। नहीं तो हिसार तो उनका गढ़ माना जाता था, और हिसार में वो अपने मन मुताबिक प्रत्याशी लाने के लिए भाजपा पर दबाव भी डाल सकते थे। यदि विधायक होते तो उनकी मंत्री बनने की भी चर्चा थी, क्योंकि लगातार जब से भव्य बिश्नोई विधायक बने थे 9-10 महीने का जो बीच में एक बार मंत्रिमंडल में बदलाव भी हुआ था, तो वो मंत्री बनने के लिए प्रयासरत रहे, परंतु अब विधायक ही नहीं बन पाए तो मंत्री किस प्रकार बनते। मतलब उनका जो राजनीति में जो ठहराव नहीं है, कभी वो कांग्रेस में, कभी फिर अपनी अलग पार्टी हजका बनाई, फिर वो उसके बाद बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी से वापस कांग्रेस में चले गए, और फिर वापस बीजेपी में आ गए। तो ये जो ठहराव नहीं है, जो एक स्थायित्व नहीं रहा राजनीति में, ये उसका नुकसान है क्या उनको राजनीति के तौर पे? छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। वैसे भजन लाल जी को हरियाणा की राजनीति का पीएचडी कहा जाता था, परंतु उनकी पीएचडी 2005 में फेल हो गई। मान लीजिए वो पीएचडी थे, परंतु जब उनका इंटरव्यू हुआ हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के लिए तो वो उसमें पास नहीं हुए। 2005 से उनकी राजनीति निरंतर गिरती गई। यदि वो, मुझे लगता है कि उनका कांग्रेस छोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाना उनके जीवन का सबसे गलत फैसलों में से एक फैसला माना जाए तो वो सबसे गलत फैसला। अगर वो हुड्डा साहब जब सीएम बने और वो कांग्रेस को नहीं छोड़ते तो मुझे लगता है राज्यपाल बनाने का ऑफर था। कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर, सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का ऑफर था, और उनके भाई चंद्रमोहन ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री थे ही। तो यहाँ पर यदि वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा ना कहते, अलग पार्टी ना बनाते, तो कभी ना कभी जो गैर जाट की वो राजनीति करते थे उसका नुकसान भाजपा को भी होता। भाजपा की जो गैर जाट की राजनीति, भाजपा ने जो थीम लिया वो भजनलाल परिवार से ही लिया। आपको याद हो, एक बार भजनलाल परिवार से भाजपा ने अलायंस भी किया था और 2 सीटें लोकसभा की लड़ी, फिर विधानसभा में इनका अलायंस टूट गया। तो वहीं से मुझे लगता है कि भाजपा का उत्थान शुरू हुआ गैर जाट राजनीति
में उभर कर आई भाजपा और इनका थीम पकड़ के इन्हें ही नदारद करने का काम किया। मतलब एक वो टाइम था जब हिसार में कोई भी चुनाव होता तो भजनलाल परिवार और जिंदल परिवार का उसमें पूरा हस्तक्षेप रहता था, उनके आशीर्वाद से ही कैंडिडेट जो मैदान में उतरते थे। आज जिंदल परिवार तो फिर भी सरवाइव कर गया वापस राजनीति में, जैसे नवीन जिंदल अभी सांसद है और उनकी माताजी जो है सावित्री जिंदल वो विधायक है, लेकिन भजनलाल परिवार तो अब बिल्कुल ही जीरो राजनीति में। भजनलाल परिवार से फिलहाल इस बार चंद्रमोहन बिश्नोई विधायक बने हैं। इस बार यदि कुलदीप बिश्नोई के परिवार से कोई विधायक नहीं बन पाया तो चंद्रमोहन बिश्नोई ने इस बार पंचकुला सीट पर ज्ञानचंद गुप्ता जी को। नहीं, हम हिसार की बात कर रहे हैं। हिसार में उनका पूरा होल्ड होता था एक टाइम पे। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको शायद ज्ञात हो या नहीं, या हमारे दर्शकों की नॉलेज में डालने के लिए, राजनीतिक जो शुरुआत थी, भजनलाल जी जिंदल परिवार के बहुत ही करीबी होते थे, या जिंदल परिवार को भजनलाल जी का बहुत ही करीबी माना जाता था। जिंदल परिवार राजनीति में आना चाहता था, परंतु भजनलाल जी जो भविष्य को देखते हुए कि ये मेरे राइवल साबित हो सकते हैं, वो इन्हें राजनीति में सक्रिय होने नहीं देना चाहते थे। इसी बीच में इनकी कहीं बात बिगड़ी और जैसे ही बंसीलाल परिवार का उठाव हुआ और हरियाणा विकास पार्टी बनी, 1996 में पहली बार ओम प्रकाश जिंदल जी हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव लड़े और सांसद बने। उसके बाद वो बंसीलाल परिवार के नजदीकियों में आ गए और वही समय था जब भजनलाल परिवार की राजनीति गर्त में जानी शुरू हुई। भजनलाल परिवार के राइवल धीरे धीरे करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो भजनलाल जी से उनकी जो राइवलरी स्टार्ट हुई वो 2005 में यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस राइवलरी में मात दी भजनलाल परिवार को। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी भी भजनलाल परिवार को अपने ऊपर हावी नहीं। अब हम वापस मेयर पद के चुनाव के लिए आ रहे हैं। वहाँ पे कितने वोट है और किस किस जातियों का वहाँ पे वोटों की संख्या है? देखिए, अभी जो बात मैं पहले बता चुका हूँ, 2,82,000 के करीब मतदाता हैं। सर्वाधिक पंजाबी मतदाता हैं, यहाँ लगभग 50,000 के करीब। 45,000 के करीब यहाँ वैश्य समुदाय के मतदाता हैं। यहाँ पर 25,000 के करीब सैनिक समुदाय के मतदाता हैं। यहाँ पर लगभग 20,000 के करीब ही ब्राह्मण मतदाता और 20,000 के करीब ही जाट मतदाता हैं। इन कम्युनिटीज़ की तादाद अच्छी खासी है और लगभग जो शहरी रुझान रहता है 60% के करीब मतदान होता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो लगभग यहाँ 1,70,000 के करीब मैक्सिमम वोट जो पोल होते दिखाई दे रहे हैं। जीतने के लिए अप्रोक्स जिसको सेफ होना है लगभग 85 से 90,000 वोट अपनी झोली में, क्योंकि बाकी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके पास इतना वोट जाने वाला नहीं है। अच्छा, आज के टाइम में पलड़ा किसका भारी है? देखिए, मैंने आज हिसार में काफ़ी अपने पत्रकार साथियों से भी और वहाँ के पब्लिक से भी बात की है। आज वो कह रहे हैं अभी चुनाव धीरे धीरे उठना स्टार्ट हुआ है। इस तरह की परिस्थिति जैसे शुरुआती रुझान में कांग्रेस को विधानसभा में बढ़त थी, धीरे धीरे कांग्रेस का चुनाव डाउन होता गया और परिणाम नेगेटिव आए। भाजपा के प्रति नेगेटिविटी थी और भाजपा का चुनाव धीरे धीरे उठता गया और भाजपा के पक्ष में पॉजिटिव रिजल्ट आए। शुरुआत में आज की परिस्थिति में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कृष्ण सिंगला को आप कम करके नहीं आंक सकते। वहाँ भाजपा पार्टी की माइक्रो मैनेजमेंट की टक्कर कृष्ण सिंगला की माइक्रो मैनेजमेंट से होगी। तो कथुरिया साहब, आज हमने हिसार नगर निगम मेयर पद के चुनाव पे चर्चा की और काफ़ी अच्छा विश्लेषण आपने किया और दर्शकों को भी पसंद आया होगा। और इसी तरीके से हम अगली नगर निगम मेयर पद के चुनाव के लिए जल्दी आपके बीच आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।